गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय गणित की वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है जिसका हल बताएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 से फ्रेंड्स 6 तक प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 7 तक हल पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इसके बाद आज हम इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 8 और इसके आगे के सवाल हल करेंगे। तो देखते हैं कौन से सवाल कैसे बनने वाले हैं। तो देखो, पहला 8वां सवाल दिया हुआ है, बहुपद px बराबर 2x धन 1 का एक शून्य का ज्ञात कीजिए। इसका एक शून्य का ज्ञात करना है। तो देखिए, शून्य ज्ञात करना है तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, बहुपद px बराबर 2x धन 1। शून्य के मान के लिए इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे शून्य मान के लिए px बराबर 0। ये हो जाएगा 2x धन 1 बराबर 0। तो इसको हल कर देंगे तो 2x बराबर धन 1 इधर आएगा तो ऋण 1, या ये होगा x बराबर ऋण 1/2। ये हो गया फ्रेंड्स शून्य का मान, आंसर। ठीक है, इतना हल करना था इसको। इसके बाद इसके अथवा में दिया हुआ है कि x बराबर 0 पर बहुपद 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो अथवा वाला देखो इस तरीके से हल होगा। ये क्या करेंगे, इसको हमारे पास दिया हुआ है बहुपद px बराबर 5x ऋण 4x स्क्वायर प्लस 3। इसको फ्रेंड्स घात घटते हुए लिख लेंगे तो ये 4x वर्ग धन 5x धन 3। अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या रखना है, 0। तो x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, ये जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 कर देंगे तो p0 बराबर ऋण 4 गुणित 0 स्क्वायर प्लस 5 × 0 प्लस 3। ठीक है, देखिए 0 में जितने की भी घात रहे इसका मान 0 होगा और 0 का गुणा किसी भी संख्या में होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 धन इस 0 का गुणा 5 में होगा तो ये भी होगा 0 धन 3। तो उत्तर आ जाएगा p0 बराबर 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब हम नवा सवाल देखते हैं। क्या लिखा, उपयुक्त सरसमीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हल। तो हमारे पास दिया है फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है, दिया है x धन 4 गुणित x धन 10। ठीक है, इसका विस्तार करना था हमको तो हमारे पास फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो सूत्र लगा देंगे। देखिए सूत्र क्या लग जाएगा, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। अब इसका विस्तार कर देंगे तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, ये इसका विस्तार हो गया। तो यहाँ पर इसको सूत्र के हिसाब से यहाँ पर रख देंगे। देखिए एक्स के स्थान पर एक्स है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू ए प्लस बी। तो a के स्थान पर 4 है और b के स्थान पर कितना है, 10 है। तो ये हो जाएगा 4 धन 10। उसके बाद में a गुणित b तो 4 गुणित 10। ठीक है, इसको हल कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 कितना हो गया, 14 x धन 10 × 40। आंसर, ये हमारा एक बहुपद प्राप्त हो गया। किसका मान है, x धन 4 गुणित x धन 10। ठीक है, इसके अथवा वाला देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि सीधे गुना न करके 105 गुणित 106 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये अथवा वाला देखो, हमको क्या लिखना था, 105 गुणित 106 का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम 100 के आधार पे हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 धन 5 गुणित 100 धन 6। ठीक है, सेम इसी प्रकार है। देखिए x के स्थान पर 100 है और a के स्थान पर 5 है और b के स्थान पर 6 है। तो यहाँ भी यही सरसमीका लगा देंगे। ठीक है, तो x बराबर 100, a बराबर 5 और b बराबर 6। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी।
ठीक है, जहाँ x बराबर 100 हो गया, a बराबर ये वाला 5 हो गया और b बराबर ये 6 हो गया। ठीक है, अब इनका मान यहाँ रख देंगे तो ये हो गया 100 धन 5 गुणित 100 धन 6 बराबर ये हो जाएगा 100 पर 2 की घात धन ये a धन b मतलब 5 धन 6, तो 5 धन 6 गुणित x का मतलब 100 धन a गुणित b। अब a गुणित b का मतलब a का मान कितना है 5 गुणित b का मान 6। हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 100 का वर्ग 10,000 हो जाएगा धन 5 और 6 हो गया 11 गुणित 100 धन 5 6 का 30। अगली स्टेप में हो जाएगा, देखिए ये हो गया 105 गुणित 106 और ये 10,000 धन ये 1100 धन ये 30, इनको जोड़ देंगे तो ये हो गया 11,130, 10,000 और 11,130। ठीक है, ये हो गया हल। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से सवाल बनेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 में क्या लिखा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम बताना है। जैसे कि कार्तीय तल हो गया और यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा हो गई, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। तो ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम वाई अक्ष। उसके बाद पूछा यदि उस बिंदु तथा उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए दोनों रेखाएं यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है और इसको कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, तो इसको कहते हैं मूल बिंदु। तो हम लिख देंगे जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक इसका अथवा। तो अथवा में देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो देखिए ये जो अक्ष हमने बनाए हैं, तो यहाँ से ये जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, जिससे क्या होते हैं 4 भाग निर्मित होते हैं। तो ये चारों भाग क्या कहलाते हैं, प्रत्येक चतुर्थांश कहलाते हैं। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, तो इस तरीके से चतुर्थांश कहलाते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 11। रैखिक समीकरण x बराबर 4y के कोई दो हल लिखिए। कोई दो हल बताना है फ्रेंड्स हमको। तो कोई दो हल में देखिए इसको हमारे पास क्या दिया हुआ है, बहुपद रैखिक समीकरण दिया हुआ है, दिया है x बराबर 4y। कोई दो हल तो नंबर 1 y बराबर यहाँ 1 रख देते हैं। तो 1 रखने पर देखिए y बराबर हमने 1 रख दिए तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 4 गुणित 1, तो x बराबर कितना हो गया 4। ठीक, फिर नंबर 2 y बराबर 2 रख देते हैं। 2 रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 4 गुणित 2 बराबर 8। तो देखिए कोई दो हल, तो दो हल हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में देखिए x का मान और ये y का मान। तो हमने y का मान, x का मान क्या रखे, सबसे पहले y का मान क्या रखे 1, तो x का मान आया 4। ठीक है, और फिर y का मान रखे 2, तो x का मान आया 8। तो इस तरीके से इस प्रकार आप कोई भी दो मान रख सकते हैं हल आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हल इस तरीके से होगा। इसके अथवा में दिया हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तब समीकरण 2x धन 3y बराबर k का हल हो। तो हमको x का मान 2 रखना है, y का मान 1 रखना है और समीकरण 2x धन 3y में रखकर k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया समीकरण, तो जो समीकरण दिया हुआ है उसको उतार लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया हुआ है, x बराबर 2 और y बराबर 1, और समीकरण दिया हुआ है 2x धन 3y बराबर k। तो इनको रखने पर यहाँ पर रख देंगे फ्रेंड्स। देखिए 2 गुणित x का मान रखेंगे 2 धन 3 गुणित y का मान रखेंगे 1 बराबर k। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 धन 3 का 3 बराबर k।
तो k बराबर हो गया 4 और 1 5, आंसर ये हो गया आंसर। तो हमको पूछा था k का एक हल हो, तो ये हल है, k का मान निकल गया। ठीक, अब अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 12। निम्नलिखित दोनों आकृतियों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। उभयनिष्ठ आधार एवं दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। यहाँ पर हमको उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखा बताना है। तो देखिए उभयनिष्ठ आधार कौन से होंगे, ये देखिए ये चतुर्भुज है ABCD, इसमें एक त्रिभुज बन रहा है DC आधार पर DPC। ठीक है, तो आकृति फर्स्ट में आधार हो जाएगा DC। ठीक है, और समांतर रेखाएं हो जाएगी समांतर रेखाएं कौन कौन सी होगी, DC समानांतर AB या AB समांतर DC या CD। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आकृति नंबर 2, इसमें देखिए फ्रेंड्स आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये वाला ये SP और QR समांतर रेखाएं होगी और इस QR पर त्रिभुज बना हुआ है ये। ठीक है, तो QR क्या होगा, आधार, तो आधार हो जाएगा QR और समांतर रेखाएं हो जाएगी और समांतर रेखाएं कौन कौन सी हो जाएगी, SP तथा QR, SP समांतर QR, आंसर। बस इतना छोटा सा सवाल था ये, कोई कठिन सवाल नहीं है, कोई भी सवाल कठिन नहीं है, सभी सरल सवाल पूछे गए हैं। यदि आपने किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किए होंगे तो इस तरीके से आपने बनाना चाहिए था। अब देखिए अथवा में इसमें दिया हुआ है कि संलग्न आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज AE लंब DC है। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 8 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए जब इसका हल करेंगे तो हम लिखेंगे दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में AB का मान दे दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और AE बराबर दे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार गुणित ऊंचाई में देखिए आधार का हमको मान दे दिया हुआ है AB 16 सेंटीमीटर, तो AB बराबर क्या होगा DC, तो AB 16 सेंटीमीटर हो गई DC, है ना, AB बराबर CD, तो ये CD का मान भी 16 सेंटीमीटर हो गया। तो 16 गुणित ऊंचाई हो गई AE, और ऊंचाई AE का मान है यहाँ लिख देंगे वैसे CD गुणित AE। ठीक, तो CD का मान AB के बराबर है, ये हो गया 16 गुणित AE का मान हो गया 8, तो 16 का पहला 8 बार पढ़ लेंगे और ये सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया 8 छक 48 की 8 हासिल का 4 और 8 का 8 और 4 12, 128 वर्ग सेंटीमीटर, आंसर। तो ये जो दिया गया चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 128 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 13। क्या लिखा हुआ है, एक लंबवर्ती शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। हमको शंकु का क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र हमको मालूम होना चाहिए। तो देखिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L से दर्शाते हैं, तो L का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ आधार की त्रिज्या R बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिख देंगे इसीलिए शंकु
का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो जाएगा पाई आर एल। पाई का मान लिख देंगे 22/7 गुणित आर का मान 7 गुणित यल का मान 10। इस 7 से 7 कट गया, 22 का गुणा 10 में होगा तो 220, और ये देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है तो इसकी इकाई क्या होती है? वर्ग, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर। तो ठीक है फ्रेंड्स, गणित समझ में आया होगा। सभी ऐसे छोटे छोटे सवाल है, कोई भी सवाल बड़ा नहीं है, सभी 2-2 नंबर के सवाल छोटे छोटे हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 14। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कुल गेंद कितने हैं? 30, और कितने बार चौका मारती है? 6 बार चौका मारती है। तो 6 बार कितने बार चौका नहीं मारती? 30 में से 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 24 बार वो चौका नहीं मारती। तो देखिए इसको इस तरीके से हल करेंगे। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? महिला द्वारा खेली गई कुल गेंदें। तो महिला द्वारा कुल खेली गई गेंद कितनी है? 30, तो यहाँ जाएगा 30। ठीक है, फिर 6 बार चौका मारती है, तो चौका मारने की संख्या ये हो जाएगा 6। तो चौका न मारने की हमको प्रायिकता ज्ञात करना है, इसीलिए चौका न मारे जाने की संख्या उतार लेंगे। तो चौका न मारने की संख्या हो जाएगा 30 ऋण 6 बराबर 24। तो 24 बार ऐसे हैं जिनमें चौका नहीं मारती है। ठीक है, अब हमको चौका न मारे जाने की प्रायिकता निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे चौका न मारे जाने की प्रायिकता। तो ये होता है कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। अब देखिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बोले तो चौका न मारे जाने की संख्या। तो चौका न मारे जाने की संख्या कितनी? 24, तो ये हो गया 24, और कुल परिणाम है 30, तो ये बटे में आ जाएगा 30। भाग दे देंगे 6 से, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता हो जाएगी 4/5, आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास कि प्रायिकता किसे कहते हैं। तो प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता की परिभाषा लिख देंगे यहाँ पर कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना के गणितीय रूप को या गणितीय मान को प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15। 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छा चयन किया गया है। ठीक है, टोटल बच्चे परिवार कितने हैं? 1500 परिवार है जिनके 2 बच्चे हैं, और निम्नलिखित आंकड़े लिए गए हैं। यहाँ आंकड़े दिए गए हैं फ्रेंड्स हमारे पास कि परिवार में लड़कियों की संख्या, देखिए दो बच्चे हैं तो दोनों लड़कियां हैं, उनकी संख्या 475 परिवार, और 814 परिवार ऐसे हैं जिनमें एक लड़की है। ठीक है, और 211 परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई भी लड़की नहीं है। अब क्या पूछा है कि यादृच्छा चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें एक लड़की हो, मतलब एक लड़की होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। तो एक लड़की वाले परिवार कितने हैं? 814। तो इसको इस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि कुल परिवारों की संख्या, तो कुल परिवारों की संख्या कितनी है? 1500, तो यहाँ पर आ जाएगा 1500। ठीक है, उसके बाद दिया हम लिखेंगे, हमको प्रायिकता ज्ञात करना है एक लड़की वालों की, तो यहाँ लिखेंगे एक लड़की वाले परिवारों की संख्या। तो एक लड़की वाले परिवार कितने हैं? 814, तो यहाँ लिख देंगे 814। उसके बाद एक लड़की वाले परिवार होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हो गया 814 और कुल परिणाम हो गया 1500, तो यहाँ पर हो जाएगा 814 बटे 1500। ठीक है, अब यदि भाग जाता है तो भाग दे देंगे, या इसको आप ऐसा भी रख सकते हैं। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो बच्चों वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर ले, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अथवा वाला कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारता प्राप्त होती है। ठीक है, क्या आता है कि चित्त 455 बार आता है और पट्ट 545 बार। एक पट्ट आने की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। तो इसको इस तरीके से हल करेंगे हम कि दिया गया कुल परिणाम, तो कुल परिणाम हमारे पास हो जाएंगे 1000। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि चित्त कितने बार आ रहे हैं? 455 बार, और पट्ट जो आ रहे हैं 545 बार। ठीक है,
अब हमको पूछा है एक पट आने की प्रायिकता, तो एक पट आने की प्रायिकता बराबर हो जाएंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो पट जितने बार आए हैं वो हमारे अनुकूल परिणाम होंगे, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 545, तो ये लिख देंगे 545 बटे कुल परिणाम हो जाएंगे 1000। ठीक है, इसका भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.545 आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 0 है, 3 के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा तो 0.545 ये हो गई एक पट आने की प्रायिकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो अब यदि प्रश्न क्रमांक 16 और इसके आगे के सवाल अगली वीडियो में देखेंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।